जिस थंबनेल पे आपने अभी क्लिक किया है ये झूठ है, ये वीडियो इस बारे में है ही नहीं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं तो थंबनेल्स चेंज करता जाऊंगा, सीइंग सबसे ज्यादा क्लिक्स लोग कौन से थंबनेल में करते हैं। और ये मैं आपको एक पॉइंट प्रूफ करने के लिए कर रहा हूँ कि ऐसे ही टाइटल्स, ऐसे ही चीजें होती हैं जिनके वजह से लोग स्टॉक मार्केट में सब कुछ हार जाते हैं। और इसको प्रूफ करने के लिए मैं आपको पूरी केस स्टडी दूंगा विद सेवरल एग्जांपल्स ऑफ द 2008 सब प्राइम क्राइसिस। दिन बदल रहे हैं, हालात नहीं। बाजार में कोहराम मचा है। We're down over 16%. Dow at the same time has fallen about 18%. The stock market is now down 21%. Because we're now down 43%. अब तक सबसे खराब हफ्ता देखा शेयर बाजार ने। अब दोस्त गोयला का हाथ पकड़ो, बिकॉज गोयला ना आपको टाइम मशीन में ले जा रहा है। और इस टाइम मशीन से मैं आपको ले जाऊंगा 2003 से 2007 के टाइम पे, जो टाइम हमारे स्टॉक मार्केट्स के लिए भाई साहब अलग लेवल पे था। .com क्रैश बस खत्म ही हुआ था और हल्के हल्के इकोनॉमी स्टार्टेड डूइंग वेल। ये था यूएस का मार्केट, मतलब अलग लेवल पे भागा। ये था इंडियन मार्केट्स। आप खुद सोचिए सर, 4 साल बुल रन चला है। रिसेंटली आप देखेंगे 1-2 साल बुल रन चला, एक्साइटमेंट किस लेवल पे है? उस समय 4 साल का बुल रन था, लोग का ऑप्टिमिज्म अलग लेवल पे था स्टॉक मार्केट्स को लेके। अब मैं बताता हूँ यूएस और इंडिया दोनों में हो क्या रहा था, एंड स्पेसिफिक यूएस और इंडिया दोनों में क्या हो रहा था। तो शुरुआत करते हैं यूएसए से। अब यूएस में आप देखेंगे .com क्रैश फेड ऑफ हो गया था। अब जो फेड थी वहां पे बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक थी, वो एग्रेसिव थी कि भाई हमें इकोनॉमी ग्रो करवानी है। कैसे? भर भर के इकोनॉमी में स्टिमुलस पैकेजेस दिए, इकोनॉमी के अंदर पैसे भरे सो दैट इकोनॉमी डज वेल अगेन। बहुत सारे मॉनेटरी पॉलिसीज लाए, टैक्स कट्स किए, बहुत बेनिफिट्स दिए इंडस्ट्रीज को, बहुत हेल्प किया लोगों को कि उनकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़े, वो और खर्चा करें, वो और इन्वेस्ट करें। बैंक इंटरेस्ट रेट भी एकदम लो कर दिए सो दैट इकोनॉमी अच्छा करे। और वो तो किया ही, वो तो आपको इस ग्राफ से ही पता चल रहा है। अब चलते हैं दुनिया के दूसरे कोने में जहां हम बैठे हुए हैं, जो है इंडिया। अब दोस्त इंडिया की सिचुएशन ये थी कि जो अर्ली 90s में सरकार ने क्या कहते हैं लिबरलाइजेशन की थी, बाहर की कंपनी इन्वेस्ट करती हैं, उसके इफेक्ट्स अब जाके नजर आ रहे थे। ये वो टाइम है जहां हमारे प्राइम मिनिस्टर पहले अटल बिहारी वाजपेयी थे और फिर बने मनमोहन सिंह। अब यूएस की तरह इंडिया में भी ना भर भर के रिफॉर्म्स हो रहे थे। अब ये जो टाइम था ना, इंडिया के लिए हाइपर ग्रोथ का टाइम था। और ये मैं आपको फैक्ट सिखा रहा हूं। सबसे पहली चीज, सरकार थी वेरी प्रो ग्रोथ थी। उन्होंने इंडस्ट्री में इन्वेस्ट किया, इंडस्ट्रियलाइजेशन को आगे ले गए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ाई, जॉब अपॉर्चुनिटीज दी। इस टाइम पे आप देखोगे सरकार ने बैंक इंटरेस्ट भी इतने कम कर दिए थे जस्ट इन द लूप कि बिजनेस को और बढ़ावा मिले। और इसके ऊपर बाहर से पैसा भर भर के हमारे देश में आ रहा था, एफआई मनी भर भर के आ रहा था, जिसकी वजह से पावर, रोड्स, पोर्ट्स, टेलीकम्युनिकेशंस, ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी रीच टू एन अदर लेवल। ये वो टाइम था जब हमारे देश का जीडीपी ग्रोथ 7% के ऊपर रहता था। दिस वाज द लेवल ऑफ ग्रोथ। और हो सकता है यंग हुआ को याद ना हो, ये वो टाइम था जब आईटी कंपनीज वर एट द हेल्म। ये बोलते थे कंपनीज लाइक टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक, ये हमारे देश को आगे ले जा रही है। इंडिया बन गया था आईटी हब। अब अगर 4 साल बुलंद चल गया तो आपको पता ना एंड में होगा क्या? 2008 सब प्राइम क्राइसिस। दो 2008 की शुरुआत में जो 4 साल की बुलरन का पूरा एक बबल बन गया था ना, पूरा का पूरा फट गया। इसकी शुरुआत कैसे हुई? यूएस के रियल एस्टेट मार्केट से। हो क्या था, यूएस में रियल एस्टेट की प्राइसेस बढ़ रही थी, लोग भर भर के लोन दे रहे थे, भर भर के लोन दे रहे थे, भर भर के लोन दे रहे थे। तो विद इन मंथ्स उसी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई, बढ़ गई, बढ़ गई, ओनली ऑन पेपर। बिकॉज किसने एक लेवल पे लोन लिया, उसने किसी और ने प्रॉपर्टी खरीदी ज्यादा पैसे पे और भारी लोन लिया, फिर किसी और ने सेम प्रॉपर्टी खरीदी और ज्यादा पैसों में और लोन लिया। तो प्रॉपर्टी सेम है बट पेपर में इसकी वैल्यू बढ़ती गई। और जैसे ही हल्का सा डाउन टर्न आया, लोगों ने लोन की ईएमआई देने बंद किया और यूएस फंस गया पूरी एक फाइनेंशियल क्राइसिस में। और जिसके से लेमन ब्रदर्स वो भी डूब गया था। ये हुई थी यूएस मार्केट्स की हालत और ये हुई थी इंडियन मार्केट्स की हालत, जहां पे हम 60% से ठुक गए थे। शेयर बाजार के इतिहास का सबसे बुरा हफ्ता। सेंसेक्स निफ्टी 15% गिरे, 4 दिन में ही साफ हो गए 135 अरब डॉलर। ये थी पूरी 2008 की सब प्राइम क्राइसिस इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन। अब मैं आता हूं पॉइंट में कि हम इन्वेस्टर्स को बेवकूफ कैसे बनाते हैं।
अब जब मार्केट्स नीचे आने लग गए, न्यूज तो बेचनी थी। सबसे ज्यादा बेस्ट न्यूज किसमें चलेगी? उन स्टॉक्स में जिनमें लोग सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड है। कौन से स्टॉक्स में सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड थे? वो थे आईटी स्टॉक्स, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक, इन्हीं पे था। भाई साहब एक एनालिस्ट से शुरू हुआ, फिर एक और एनालिस्ट, फिर एक न्यूज चैनल, फिर एक न्यूज चैनल, हेडलाइन करते करते, बिकॉज बस हेडलाइन बेचनी थी, सबने हेडलाइन डाली, आईटी स्टॉक फिनिश, आईटी इज ओवर। उस समय हालत ऐसी थी स्टॉक मार्केट में, अगर आप किसी को मां बहन दे दो ना, फर्क नहीं पड़ता। किसी को आईटी स्टॉक बोल दिया तो वो गुस्से से पागल हो जाएगा। आपको लग रहा होगा मैं एग्जैजरेट कर रहा हूं, बट ये रियलिटी है। लोगों को ये लगने लगा कि यार आईटी स्टॉक्स है, इनका मेन बिजनेस कहां से आता है? यूएस और यूरोप से। वो इकोनॉमी तो खत्म हो गई, इन स्टॉक्स का होगा क्या? बेचो इन स्टॉक्स को। ये आईटी, कमोडिटीज, ये जो बहुत ज़्यादा ग्लोबल एक्सपोजर है जिसमें, ये सब में ना ही निवेश करे तो मेरे हिसाब से नियर टर्म में अच्छा होगा। इतना न्यूज में फैला, इतना ज्यादा फैल गया कि ये हुई टीसीएस की स्टॉक की हालत, ये हुई इन्फोसिस स्टॉक की हालत, ये थी विप्रो की स्टॉक की हालत, ये थी एचसीएल टेक की स्टॉक की हालत। इन सब की बैंड बच गई। रियलिटी ये है दोस्त कि अगर किसी इन्वेस्टर को थोड़ी भी सेंस होती और वो एक बार गूगल सर्च कर लेता, एक बार की फाइनेंशियल रिपोर्ट देख लेता ना, कहानी कुछ और ही थी। मैं आपको रेवेन्यू दिखाता हूँ। पहले बात करते हैं टीसीएस की। ये 2007 का रेवेन्यू है, 2008 का रेवेन्यू बढ़ा है, 2009 का रेवेन्यू ये भी बढ़ा है, 2010 का रेवेन्यू ये भी बढ़ा है। ये है इसकी सीएजीआर ग्रोथ। ये आप देखिए इन्फोसिस के केस में, ये आप देखिए एचसीएल के केस में, ये सर आप देखो विप्रो के केस में। हर केस में रेवेन्यू बढ़ा ही है। लोग मीडिया में क्या बोल रहे हैं कि आईटी स्टॉक खत्म, इनका बिजनेस खत्म, कोई काम नहीं देगा, यूएस की इकोनॉमी खत्म हो गई। सर इनका रेवेन्यू तो बढ़ ही जा रहा है, बट गोयला सिर्फ रेवेन्यू थोड़ी देखेगा, इनका प्रॉफिट देख। हो सकता है नुकसान में बेच रहे हैं, एकदम सही बात है सर, तो इसलिए इनके प्रॉफिट देते हैं। आइए टीसीएस के प्रॉफिट 2007, 2008, 2009 बढ़ रहे हैं, 2010 में बढ़े एट अ ग्रोथ रेट ऑफ 18.6%। इन्फोसिस के प्रॉफिट्स ग्रो है एट 15.4%। विप्रो के प्रॉफिट्स ग्रो है एट 16.41%। एचसीएल का नुकसान हुआ कितना? 1.64%। 1.64%, दैट इज इट। और न्यूज में क्या बताया था? भाई स्टॉक खत्म, बर्बाद, छुट्टी, ओवर। ऐसे ही बेवकूफ बनाया जाता है इन्वेस्टर्स को न्यूज बेचने के चक्कर में, बिकॉज नेगेटिव न्यूज दिखती है। बेवकूफ अल्टीमेटली किसका बना? इन्वेस्टर्स का, जो बनता था, बन रहा है और शायद आने वाले टाइम में बनता रहेगा। और जो इन्वेस्टर्स थोड़े भी फंडामेंटली साउंड थे, वो तो सर अब ये है टीसीएस की हालत, ये है विप्रो की हालत, ये है इन्फोसिस, ये है एचसीएल टेक। जो इन्वेस्टर टिके रहे ना, तो अब ये मान के चलो वो नहीं, उनकी अगली तो पुश्ते फाइनेंशियली फ्री हो चुकी है। अब बात करते हैं सोल्यूशन की। सोल्यूशन यार सिंपल 3 स्टेप्स है। सबसे पहला, आपको न्यूज से इफेक्ट होना बंद होना पड़ेगा। आपको तो मेरा सौरभ मुखर्जी से पॉडकास्ट हुआ था और आप उसको देखना, मैंने उसमें बोला था, उनसे पूछा था कि ऐसी एक चीज जो आप इन्वेस्टर्स को एडवाइस करना चाहोगे। सौरभ मुखर्जी सेड कि एक एडवाइस जो मैं देना चाहूंगा, मैं वो यही बोलूंगा कि न्यूज़पेपर पढ़ना बंद कर दो। बिकॉज अगर आप कॉन्स्टेंटली न्यूज पढ़ी जा रहे हो और कॉन्स्टेंटली हर चीज को फॉलो कर रहे हो, ये ऊपर हुआ, ये नीचे हुआ, आपके इमोशंस ऊपर नीचे होते हैं एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू होल्ड ऑन। इसका मतलब ये नहीं है कि आप न्यूज पढ़ो, मुझे देखो मत, देखो जरूरी है, बट डोंट गेट इमोशनली अटैच्ड टू इट। आप खुद देखिए, पिछले साल भर में मार्केट्स पूरे नीचे आ रहे थे, अब ऑल टाइम हाई के आसपास है। अब हर यूट्यूबर, स्पेसिफिकली फाइनेंस यूट्यूबर्स, क्या थंबनेल बनने वाले? मार्केट ऑल टाइम हाई, विल इंडिया डू वेल, विल इंडिया बूस्ट, ऐसे आएंगे। और यही 3-4 महीने पहले चले जाइए, आप देखोगे क्या पहले थंबनेल से इंडिया खत्म, बर्बाद, छुट्टी हो गई। ये न्यूज में ऐसे इमोशंस में आपको फंसने की जरूरत नहीं है। मैं इसमें यूट्यूबर्स को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ यार, देखो वो भी अल्टीमेटली मीडिया हाउसेस ही हैं, तो दे नीड टू सेल। इसमें एज ए इन्वेस्टर यू शुड बी कॉशन कि आपको इतना इमोशनली ऊपर नीचे होने की जरूरत नहीं है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एक न्यूज के बाद आप बन गए शॉर्ट टर्म ट्रेडर। सेकंड पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, फैक्ट चेक। हर चीज फैक्ट चेक करो, मतलब जो भी आपको कुछ बोल रहा है उसको फैक्ट चेक करो, सिंपली गूगल सर्च कर दो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आप गोयला को ट्रस्ट करते हो ना, इसलिए अब तक ये वीडियो देख लो। मैं तो आपको ये बोलूं कि जो गोयला बोल रहा है ना, वो भी फैक्ट चेक करो। हर चीज बैठ के सर्च करोगे वो तो आपके पॉसिबल है नहीं। तो मैंने क्या किया है, पिछले 1.5-2 हफ्ते से हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे ना, आपको दिखेगा सोर्स। उस सोर्स पे एक लिंक को क्लिक करो, आपको पूरा दिख जाएगा कि गोयला उसकी पूरी टीम ने रिसर्च कहां से की है, क्या सोर्सेस से की है, सो दैट आप खुद फैक्ट चेक कर पाओ। फैक्ट्स खुद पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज फैक्ट्स को ना बहुत लोग बड़े आराम से मैनिपुलेट कर लेते हैं और डोंट ट्रस्ट एनीवन विद द फैक्ट्स। एंड थर्ड चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको लगेगा कि मैं आपको बेफालतू में टाइम वेस्ट कर रहा हूं, बट ये एक्चुअली क्रूशियल है, यू नीड टू वर्क ऑन योर साइकोलॉजी। चाहे आप हार्वर्ड के हो, आईआईटीएन हो, कहीं के भी एमबीए हो, कहीं के भी 30 मार्क खान हो ना, जब पूरी दुनिया बोल रही है मत कर मत कर मत कर मत कर मत कर मत कर, भाई सब हाथ कांप जाते हैं। आपको स्टॉक मार्केट साइकोलॉजी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है और इसके लिए मेरी एक मास्टर क्लास है, पेड मास्टर क्लास है, और मुझे ना आपका संडे का फर्स्ट हाफ चाहिए। वो मास्टर क्लास विल कॉस्ट यू लेस देन अ पिज्जा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। हाँ
हाँ आपको लग रहा होगा मैं बेच रहा हूँ, बट ये जेन्युइनली आपको बहुत जरूरत है। वो जो अमाउंट और टाइम आप मेरे साथ इन्वेस्ट करने वाले हो ना, आप खुद देखोगे उसके 30 टाइम्स रिटर्न आएगी एंड यू विल रिकमेंड दिस क्लास टू सेवरल अदर पीपल। ये गोयला की गारंटी है। तो दोस्त रियलिटी तो ये है, बट रियलिटी ये भी है कि आपके साथ गोयला है और गोयला ना हर चीज करने वाला अपनी ताकत पे टू मेक श्योर कि आप स्टॉक मार्केट का सबसे ज्यादा बेनिफिट उठाओ।